आज जो कंसेप्ट हमने स्टडी करना है वो है रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक। लेकिन आज के लेक्चर की तरफ चलने से पहले, फ्रेश कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले, प्रीवियस लेक्चर में से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहता, बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी पेमेंट भी नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर कोई देखे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चाहे नहीं है लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी है ना, तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन तो स्टिल पार्टीज की रहेंगी। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाला है भी, उसका इफेक्ट ये आता है कि फर्दर निगोशिएबल नहीं रहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेबल ही नहीं है, वो भी पेबल होगा, पार्टीज की पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके ऊपर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई। ठीक है जी। वो समझ लीजिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट फिर भी है जी। एक मिनट पॉज कीजिएगा जी जी, पूछिए क्वेश्चन जी जी। स्पेशल क्रॉसिंग के लिए पैरेलल लाइंस नेसेसरी नहीं है। हमने ये देखा था जनरल क्रॉसिंग के लिए स्पेशल लाइंस लाजमी है। अगर आप जनरल क्रॉसिंग करना चाहते हैं तो आपको दो पैरेलल लाइंस लाजमी ड्रॉ करना पड़ेगी। स्पेशल क्रॉसिंग के लिए लाजमी नहीं है। आप चाहें तो लाइंस लगा के उनके अंदर बैंक का नाम लिख दें, चाहे तो उसके बगैर भी आप बैंक का नाम लिख सकते हैं, क्योंकि असल में स्पेशल क्रॉसिंग होती है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली जनरल क्रॉसिंग भी उसकी हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली, तो इसलिए वो दो की बजाय चार लाइंस आ जाएंगी ना, तो थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग व्यू देगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपने स्पेशल क्रॉसिंग में आप चाहें तो लाइंस लगाए, चाहे ना लगाए। अगर जनरल क्रॉसिंग नहीं हुई तो आप लाइन लगा के बैंक का नाम लिख दें, लेकिन अगर जनरल क्रॉसिंग हुई है तो उसमें तो ऑलरेडी एंड कंपनी वाला लिखा हो, तो फिर उस सूरत में आप सिर्फ बैंक का नाम लिखते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलें जी। आज हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक, कि चेक की पेमेंट से रिलेटेड रूल्स क्या है। और ये रूल्स जाहिर है कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन से रिलेट कर रहे हैं जो रूटीन से हटके हैं, क्योंकि एक तो जनरल रूल है ना कि चेक अगर बैंक को प्रेजेंट हुआ और वो बिल्कुल ठीक चेक है, ठीक है, तो बैंक ने उसकी पेमेंट कर देनी है। सिंपल रूल कि एक जो वैलिड चेक है, हर लिहाज से कंप्लीट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बैंक को चाहिए कि उसकी पेमेंट कर दे। ये तो सिंपल रूल है जो कि उसने हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया, डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं, अंडरस्टूड है। तो रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक उसने क्या डिस्कस किया? दो बड़े रूल्स डिस्कस किए उसने। रूल्स रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ चेक में दो बड़े रूल्स या दो बड़े कंसेप्ट डिस्कस किया उसने। पहला रूल ये कि अगर चेक कोई ऐसा बंदा लेके आए जो उसका ट्रू ओनर नहीं है, जो उसका ट्रू ओनर नहीं है, डिफेक्ट, और बैंक उसको पेमेंट कर दे, तो क्या बैंक की जिम्मेदारी है कि नहीं? ये पहला इशू है। देखिए एक तो सिंपल रूल है ना जो उसने नहीं डिस्कस किया। सिंपल रूल क्या है कि एक बंदा जो चेक का ओनर है, चेक बिल्कुल वैलिड है, बैंक के पास आता है, बैंक उसकी पेमेंट करते, और अगर चेक पे कोई गड़बड़ है बैंक उसकी पेमेंट ना करे। ये तो सिंपल रूल है। जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है वो क्या है कि किसी कोई पर्सन चेक लेके आया, उसका टाइटल डिफेक्टिव है, उसने फॉर एग्जांपल चोरी किया, उसको यहां गुम हुआ, उसे कहीं से मिला, और बैंक उसकी पेमेंट कर दे, तो बैंक लायबल है कि नहीं लायबल? ये पहला इशू जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। कुछ केसेस में बैंक लायबल होगा, कुछ केसेस में बैंक लायबल नहीं होगा। दूसरा इशू कि अगर कोई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी पार्टी को चेक इशू करूं और उसके बाद चाहता हूं कि उस चेक की पेमेंट ना हो, उसकी पेमेंट को क्या मैं रुकवा सकता हूं? मैंने जो चेक इशू किया हुआ है क्या उसकी पेमेंट को रुकवा सकता हूं? दूसरा कंसेप्ट यह है। तो दो कंसेप्ट आज हमने स्टडी करना है, दोनों पेमेंट से रिलेट करते हैं। एक रिलेट करता है उन सिचुएशन से जिनमें गलत पार्टी को पेमेंट हो जाए, और दूसरा रिलेट करता है उस सिचुएशन से जिसमें हम पार्टी को पेमेंट करने से रोक सकते हैं। दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट, पेमेंट टू होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल, यानी पेमेंट हो गई, किसको पेमेंट हो गई? होल्डर को, और होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव था। पेमेंट टू होल्डर विद गुड टाइटल वो डिस्कस नहीं किया उसने, वो तो अच्छी बात है, तो कोई इशू नहीं है। इशू कब राइज होता है? जब पेमेंट हो किसको? ऐसे होल्डर ऑफ चेक को जिसका टाइटल डिफेक्टिव है। अच्छा, इसको उसने दो हिस्सों से में डिवाइड किया, एक पेइंग बैक और एक कलेक्टिंग बैक।
अगर तो पेमेंट हुई है क्लियरिंग प्रोसेस से तो उसमें दो बैंक्स इन्वॉल्व होंगे। अगर पेमेंट हुई है क्लियरिंग प्रोसेस से दो बैंक इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? कलेक्टिंग बैंक, पेइंग बैंक। और अगर क्लियरिंग के बगैर पेमेंट हुई है, ठीक है, तो फिर सिर्फ एक बैंक, पेइंग बैंक। अगर फर्ज कीजिए मेरे पास कोई चेक आया, चोरी का चेक है, गुम हुआ, मुझे मिला, और वो बेरर चेक है, मैंने बैंक में जाके क्रॉसिंग भी नहीं हुई, उसकी पेमेंट ले ली, इसमें सिर्फ एक बैंक इन्वॉल्व है। कौन सा? और अगर मैं अपने बैंक को जाके बैंक ऑफ पंजाब में डिपॉजिट करवा देता हूं और वो मिजान बैंक से कलेक्ट करता है, तो यहां पे दो बैंक्स इन्वॉल्व हैं। जो मेरा बैंक ऑफ पंजाब है जो कि इस चेक की पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, वो कौन है? और जो मिजान बैंक है जो पेमेंट कर रहा है, पेइंग बैंक। ठीक है, तो दो, पहला चेक गुम हुआ, पहले सिंपल केस डिस्कस कर लेते हैं ना, जिसमें दो नहीं बल्कि एक ही बैंक है। चेक मेरे पास आया, गुम हुआ था किसी का, मुझे मिला, मैंने चोरी किया और मैं मिजान बैंक के पास पहुंच गया। उनसे मैंने कहा चेक की पेमेंट कीजिए। उन्होंने मुझे चेक की पेमेंट कर दी। बाद में पता चला मैं तो ट्रू ओनर था ही नहीं। क्या जो अकाउंट होल्डर है जिसका ये चेक था, जिसके अकाउंट से पैसे निकल के मुझे दिए गए, क्या बैंक उस ट्रू ओनर को लायबल है? मिजान बैंक ने एक चोर को पैसे दे दिए। किसके? ट्रू अकाउंट होल्डर के, ट्रू ओनर के पैसे एक चोर को दे दिए। क्या मिजान बैंक लायबल है? डिपेंड करता है। उसने अगर पेमेंट ड्यू कोर्स में की है, पेमेंट बैंक ने ड्यू, तो फिर वो लायबल नहीं है। अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स है तो फिर लायबल, और अगर पेमेंट नॉट इन ड्यू कोर्स है, अब इसमें उसने फर्दर एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप इसको फर्दर भी सोच सकते हैं कि किन सिचुएशन में पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी और किन सिचुएशन में पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। जैसे फर्ज कीजिए आप मुझे बताइए, अगर जब चेक गुम हुआ, चोरी हुआ, ट्रू अकाउंट होल्डर ने फोन करके मिजान बैंक को बता दिया था ये मेरा चेक चोरी हो गया, इसकी पेमेंट ना करना, इसके बावजूद भी मिजान बैंक ने मुझे चोर को पेमेंट कर दी, बैंक लायबल है। लेकिन अगर ट्रू ओनर ने इतला ही नहीं दी और बैंक ने पेमेंट कर दी, बैंक नॉट लायबल, उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है। क्लियर? अगर चेक के ऊपर साइन नहीं हुए हुए थे, चेक मुझे मिला लेकिन साइन नहीं हुए थे, मैंने फॉर सिग्नेचर कर दिए, किसके? अकाउंट होल्डर के, अब बैंक ने पेमेंट कर दी, क्या ये पेमेंट ड्यू कोर्स है? नहीं, अब बैंक लायबल है। लेकिन अगर अकाउंट होल्डर के साइन ठीक थे, इंडोर्समेंट में गलत साइन हो गए, अब बैंक लायबल नहीं है। तो पेइंग बैंक का रूल समझ आ गया आपको? अगर उसने पेमेंट इन ड्यू कोर्स की है तो वो लायबल नहीं है, और अगर पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं है लायबल है। ये कंसेप्ट सिंपल क्लियर हो गया। अब आते हैं कलेक्टिंग बैंक की तरफ। और कलेक्टिंग बैंक में मैंने आपको याद होगा रूल बताया था, एक कानून शहादत, जो क्या कहता है कि जिससे चोरी का सामान बरामद हुआ वो भी चोर है, ठीक है, अनलेस के वो खुद को साबित कर दे। और इसी तरह जो चोर का साथ देने वाला है वो भी चोर है। तो यहां पे कलेक्टिंग बैंक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि चोरी के चेक कलेक्ट करने में बैंक ने भी साथ दिया, कलेक्टिंग बैंक ने भी साथ दिया। भाई समझ आ रहा है कि कलेक्टिंग बैंक कौन है? अब ये क्लियरिंग का कंसेप्ट है। मैंने चेक चोरी किया, बैंक ऑफ पंजाब को जाके दे दिया, मेरे अकाउंट, बैंक ऑफ पंजाब ने मिजान बैंक को भेजा, क्लियरिंग प्रोसेस के जरिए से मिजान बैंक से पैसे आ गए बैंक ऑफ पंजाब में। अब मिजान बैंक ने तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स कर दी अपनी तरफ से, ठीक है, उसको नहीं पता था कि चोरी का है, बैंक ऑफ पंजाब को पेमेंट कर दे, तो मिजान बैंक तो निकल गया। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि जो ट्रू ओनर होगा उसने सिर्फ मेरे खिलाफ केस फाइल करना है या कि मेरे प्लस बैंक ऑफ पंजाब दोनों के खिलाफ? इशू समझ आ रहा है? क्योंकि चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अब यहां पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिनमें कुछ केसेस में बैंक लायबल है, कुछ केसेस में बैंक लायबल नहीं है। स्टडी करते हैं। कहते हैं बैंक हैज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? बैंक इज नॉट लायबल। बैंक हैज प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? प्रोटेक्शन अवेलेबल टू बैंक का मतलब क्या है? बैंक की लायबिलिटी नहीं है। बैंक हैज प्रोटेक्शन यानी बैंक इज नॉट लायबल। अगर उसने पेमेंट रिसीव तो की है लेकिन इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस, उसको पता ही नहीं चोरी का है,
जिस तरह मिजान बैंक को नहीं पता चला चोरी का, उसने पेमेंट की तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है, उसी तरह अगर बैंक ऑफ पंजाब ने भी चोरी का चेक की पेमेंट ले ली लेकिन उसे नहीं पता चोरी का, तो उसकी लायबिलिटी नहीं। ये समझ आ गया, गुड फेथ विदाउट। फिर दूसरा, बैंक एक्टेड एज एजेंट एज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बैंक ने ये जो चेक कलेक्ट किया ना, अपने लिए कलेक्ट नहीं किया, कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट किया। जब भी जुर्म होता है ना असल में, तो एक सबूत में, एविडेंस में एक चीज ये भी देखी जाती है, इसका बेनिफिशियरी कौन है जुर्म का। जो बेनिफिशियरी हो, नॉर्मली जहन में आता है कि इसने हो सकता है जुर्म करवाया हो। तो यहां पे बैंक ये साबित कर रहा है कि भाईजान मैं तो बेनिफिशियरी हूं ही नहीं, मैं जुर्म का साथ हो तब दूं जब मुझे कोई फायदा हो। जब मैंने पैसे अपने लिए कलेक्ट ही नहीं किए, मैंने तो कस्टमर के बिहाफ पे उसके एजेंट के तौर पे कलेक्ट किए हैं, ये पैसे मेरी जेब में थोड़े आए हैं, तो इसीलिए मैं इस जुर्म में शामिल नहीं हूं। बताइए ये एक वैलिड ग्राउंड होगी कि नहीं बैंक के लिए। और तीसरा पॉइंट जो आपने याद करना है, कभी नहीं पूछना, इसका मतलब कभी नहीं पूछना, याद करना है, कभी नहीं पूछना। क्या? चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस्ड, चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस्ड बिफोर कमिंग इन हिज हैंड। बैंक के पास चेक आने से पहले ही वो क्रॉस था, बैंक ने खुद चेक के साथ कोई छेड़ाछेड़ी नहीं की, क्योंकि उसका काम ही नहीं था, क्योंकि उसका चेक ही नहीं था, क्योंकि उसका लेन देन ही नहीं। चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस्ड बिफोर कमिंग इन हैंड। अगर चेक उसके पास आने के बाद वो उसमें कोई चेंजेस करे तो फिर हम सोच सकते हैं इसकी भी इन्वॉल्वमेंट है। वो कहता भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, बस चेक जैसा आया वैसा आगे दे दिया। चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस बिफोर कमिंग इन हिज हैंड। ये एक समझ आई, समझ आ जाए अच्छी बात, ना समझ आए कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज याद कर ले। तो तीनों में बैंक अपने आप, अगर बैंक ये तीनों चीजें साबित कर ले तो बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी, यानी चोरी चकारी का भी चेक होगा, बैंक को कुछ नहीं कहा जाएगा। बैंक ट्रू ओनर को लायबल नहीं है। ट्रू ओनर कहेगा भाई मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के क्यों दे दिए, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के, तुमने चोरी के पैसे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई, चोर को तुमने पैसे दे दिए, मेरी हक हलाल की कमाई। तो बैंक क्या ट्रू ओनर को लायबल है? नहीं, अगर बैंक ये साबित कर दे। बैंक हैज प्रोटेक्शन, बैंक हैज प्रोटेक्शन। कौन सा बैंक? कलेक्टिंग बैंक, प्रोटेक्शन है। अगर उसने पेमेंट रिसीव की और आगे ट्रांसफर कर दी चोर को, लेकिन कब? उसे तीन चीजें क्या साबित करनी पड़ेंगी। पहला, मैंने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट की भाईजान। दूसरा, मैं तो सिर्फ एजेंट था। तीसरा, मैंने चेक को कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की, मेरा तो उसके ऊपर हक ही कोई नहीं था। तीन कंडीशंस पूरी की। पहला कौन सी कंडीशन? एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। दूसरा, एजेंट के तौर पे ट्रांसफर। और तीसरा, चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस बिफोर कमिंग इन हिज हैंड्स। ये बेसिक रूल समझ आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है बैंकर विल आल्सो नॉट लायबल, बैंकर विल। एक और केस भी है जिसमें बैंक की लायबिलिटी नहीं होगी। अच्छा यहां पे ना पहले, अब मैंने नहीं देखा वैसे रिसेंटली किसी बैंक में सिस्टम, लेकिन पहले आज से 10-12 साल पहले जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था तब मैंने सिस्टम देखा था, मौजूद था। होता क्या था, आप बैंक, मैंने अगर बैंक में अपना चेक बैंक ऑफ पंजाब में डिपॉजिट करवाया ना, क्लियरिंग में कितना टाइम लगता है भला? 2-3 दिन लगते हैं, फर्ज कीजिए 2 दिन लगते हैं। बैंक को चेक डिपॉजिट करवाता था तो बैंक के पास इस चीज का रिकॉर्ड कोई नहीं होता। मुझे रिसीट तो मिल जाती थी, बैंक के सिस्टम में इस चीज का रिकॉर्ड नहीं होता था कि कोई चेक क्लियरिंग के लिए आया कि नहीं आया। तो बैंक बाज़ क्या करते थे, मैंने चेक दिया ना तो मेरे अकाउंट में उसकी एंट्री डाल देते थे, मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। क्रेडिट बोल रहा हूं, डेबिट नहीं कर रहा, डेबिट समझ है ना, क्योंकि बैंक क्रेडिट ही करेगा, यानी क्रेडिट से मुराद उसने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिया। ठीक है, बैंक से आपको कभी मैसेज आएगा डेबिट का, कभी आएगा क्रेडिट का। कभी बैंक वाला मैसेज भेजता है आपका अकाउंट डेबिट हो गया, कभी मैसेज भेजता है आपका अकाउंट क्रेडिट हो गया। बताए कब खुश होंगे? क्रेडिट पे खुश होंगे। क्यों? क्रेडिट का मतलब तो कम होना नहीं होता कैश, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कम होना है। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लायबिलिटी है, तो बैंक अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है। जब हमारा अकाउंट क्रेडिट करता है बैंक अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही, तो बैंक की लायबिलिटी कौन है? हम, तुम्हारा एसेट बढ़ा है। तो बैंक अगर हमारे अकाउंट को क्रेडिट करे तो ये अच्छी चीज है, डेबिट करे तो बुरी चीज है। क्रेडिट करे अच्छी चीज है, क्रेडिट करे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट करे तो कम हो रहा है। तो बैंक ये करता था कि अकाउंट को क्रेडिट कर देता था। मैंने क्लियरिंग का चेक दिया, उसने मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा क्रेडिट कर दिया निकालो पैसे। उसने कहा ठहर जा भाईजान, ये हमने आपका अकाउंट क्रेडिट किया सिर्फ अपने रिकॉर्ड के लिए, ताकि पता चले आपने चेक क्लियरिंग में भेजा हुआ है। उसके साथ ना स्टेरिक मार्क होता था। कहता था बैंक एक टेक्निकल टर्म यूज करता था, बैंक कहता था ये आपकी ड्राइंग पावर में शामिल नहीं है, हमने प्रोविजनल एंट्री की है, हमने प्रोविजनल क्रेडिट किया, आपकी ड्राइंग पावर में शामिल नहीं है। मैंने कहा इसका क्या मतलब? उसने कहा इसका मतलब ये कि ये आप पैसे निकलवा नहीं सकते, आपके अकाउंट में तो शो हो रहे हैं लेकिन ये पैसे निकलवा
नहीं सक, क्योंकि हमें क्या पता हम चेक भेजे मीजान बैंक उसको डिसऑनर कर दे, हम आपको पैसे दे बैठे, हम बस जाए कि चेक की पेमेंट कर बैठे हैं और अगले बैंक ने डिसऑनर कर दिया। उन्होंने कहा ना ना ना, ये चेक क्लियरिंग में भेजेंगे, मीजान बैंक हमें पेमेंट करेगा, फिर हम आपका जो स्टेरिक मार्क किया हुआ ना उसको उड़ाएंगे, फिर वो आपकी ड्राइंग पावर में शामिल होगा कि आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ प्रोविजनल चेक। अच्छा मुझे बताइए, अगर कभी प्रोविजनल, ये प्रोविजनल बैंक काम ना करता, मेरे अकाउंट में पैसे डाल देता और मैं पैसे लेके निकल जाता और आगे मीजान बैंक जो था वो डिसऑनर कर देता, ये चेक तो बैंक के खाते में पड़ जाता ना, तो ये चेक बैंक का हो जाता, बैंक मेरे पास आता, मैं क्या चेक तुम्हारा हो गया, मैं तो पैसे लेके निकल गया। तो बैंक ने ये साबित करने के लिए उस वक्त मुश्किल हो जाता कि चेक मेरा नहीं किसका है, कस्टमर का, उस वक्त मुश्किल हो जाता क्योंकि बैंक उसकी पेमेंट दे। अगर आपने कोई चीज किसी से ले ली और उसको पेमेंट कर दी, वो चीज आपकी हो गई, और अगर वो चीज चोरी की है तो फिर चोरी का केस अब उस बंदे के खिलाफ नहीं है जो पैसे लेके निकल गया, आपके खिलाफ। इसीलिए याद रखें, बैंक अगर प्रोविजनली चेक रिसीव किया लेकिन आपके अकाउंट में प्रोविजनली क्रेडिट किया ना, तो भी ये चेक बैंक का नहीं हुआ, ये चेक आपका ही है। ये पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि दूसरा बैंक ट्रू ओनर आके कहता नहीं भाईजान, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं कि जैसे उस चोर ने आपको ये चेक बेच दिया, आपने उसको पैसे दे दिए और चेक खरीद लिया उससे। बैंक कहता नहीं भाई मैंने चेक नहीं खरीदा। वो ओनर कहेगा क्यों नहीं खरीदा, आपने उसके अकाउंट में पैसे डाल तो दिया, चेक लेके आपने उसके अकाउंट में पैसे। बैंक कहेगा नहीं भाईजान, हमने एज एजेंट चेक लिया है और जो पैसे उसके अकाउंट में डाले हैं वो प्रोविजनल पैसे डाले हैं, हम अभी भी एजेंट ही है, चेक के मालिक नहीं है। तो इसलिए याद रखें, अगर बैंक कस्टमर के अकाउंट को प्रोविजनली, प्रोविजनली का वर्ड अहम है, क्रेडिट कर देता है, तो क्या बैंक ने चेक खरीद लिया? क्या इस चेक का ओनर बैंक हो गया? बैंक अभी भी एजेंट ही है। जो प्रोटेक्शन ऊपर दी गई है वो अभी भी अवेलेबल होगी कि नहीं होगी? अभी भी होगी। कुछ बैंक्स में ये प्रोविजनल एंट्री का सिस्टम होता है, कुछ में नहीं होता। अब मैंने नहीं देखा, वैसे अब मेरा ख्याल है प्रोविजनल एंट्री नहीं करते, वो अलग से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं मैनुअली सिस्टम एंट्री बहरहाल। लेकिन अगर करते भी हो तो ये बात समझ आ गई, प्रोविजनल एंट्री का मतलब समझ आ गया कि जब तक पैसे आएंगे नहीं, आप इसको हमने आपके अकाउंट में शो करवा दिए हैं, पैसे निकलवा नहीं सकते आप। हाँ, अगर बैंक इसको पैसे डाल देता है, क्या बैंक इसका ट्रू ओनर बना? नहीं। बैंक इसका होल्डर इन ड्यू कोर्स बना? नहीं बना। होल्डर कह सकते हैं, होल्डर भी, लेकिन वो होल्डर भी एज एजेंट है, एज एजेंट है। तो बैंक इस केस में याद रखे, ट्रू ओनर नहीं बना। अगर वो ट्रू, जो अकाउंट होल्डर है वो ये कहता है कि बैंक आपने चेक खरीद लिया है चोर से, तो क्या बैंक ने ये चेक खरीद लिया है? क्यों, कैसे साबित करेगा बैंक में कि मैंने ये चेक नहीं खरीदा? बैंक कहेगा प्रोविजनल एंट्री डाली है, रिवर्स कर देते हैं। क्लियर? बैंक की सूरत में लायबल। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए एक एग्जांपल, आखिरी समझ लीजिए, आज की आखिरी टेक्निकल एग्जांपल समझिए इसको। अकाउंट पे ही चेक था, कौन सा चेक था? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता ना, लेकिन क्या उसकी पेमेंट फिर भी होगी? इंस्ट्रूमेंट तो है, पेमेंट तो करनी है। अकाउंट पे ही चेक है, उसकी पेमेंट अकाउंट पे ही के अलावा किसी और बंदे को कर दी बैंक ने, बैंक लायबल है कि नहीं? बैंक को प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि नहीं? नहीं अवेलेबल। ये एग्जांपल जिन में रखिएगा। अकाउंट पे ही चेक की पेमेंट किसी और को कर दी, बैंक लायबल नहीं है कि है? अच्छा, बैंक लायबल है। अगर अकाउंट पे ही की चेक की पेमेंट किसी और को कर दी, बैंक लायबल, प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। दोनों अल्फाज समझ रहे हैं ना? प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है का मतलब क्या है? बैंक लायबल है। अच्छा, अब सुने, क्रॉस चेक था, उसकी पेमेंट काउंटर पे कर दी, बैंक लायबल है? नेग्लिजेंस है? बिल्कुल है। अच्छा, अब सुनिए, क्रॉस चेक था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, बाजार से ना, जब हम छोटे स्टूडेंट थे ना, तो इंक रिमूवर एक पेन मिलता था, वो मार्कर टाइप का आता था, उसे इंक के ऊपर फेरें तो वो मिट जाता, लेकिन उसमें फिर भी पता चल जाता, वो सफ़े का कलर भी चेंज हो जाता था, हाँ चेंज हो जाता थोड़ा, तो पता चल जाता। लेकिन मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल हैं, ये तो उस वक्त पुरानी 20 साल पुरानी बात है, और ये बेसिक जब स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी, उसकी बात कर रहा हूँ। एडवांस लेवल पे ऐसी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, आप उसको इरेज करें तो पता ही ना चले एक्सपर्ट को भी, जब तक ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ना हो, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ना हो, तब तक पता नहीं चलता कि ये कुछ चीज इस पे लिखी भी गई थी कि नहीं। अब मुझे बताइए, अगर क्रॉस चेक था
और उसमें अल्टरेशन की गई ऐसे कि ऐसी महारत के साथ, ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कि पता ही नहीं चलता इसमें अल्टरेशन हुई है कि नहीं। अब अगर क्रॉस चेक था, उसकी क्रॉसिंग को हटा दिया और उसकी पेमेंट बैंक से ले ली, बैंक लायबल है कि नहीं? लायबल नहीं है, क्योंकि बैंक की नेग्लिजेंस नहीं है। एक और कंसेप्ट उसने हमारे सिलेबस में नहीं डाला, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हमें सिर्फ इतना बता रहा है, फॉल्स सिग्नेचर अगर है ना ड्रॉर के, तो चेक डिसऑनर हो जाता है। लेकिन आपने बात वो मूवी में देखा होगा, फिंगरप्रिंट होते हैं ना, क्या करते हैं, किसी न किसी ग्लास के ऊपर उसका ले लेते हैं, फिर वो उसका कॉपी लेते, स्कैन करते हैं उसको, उसका प्रिंट लगवाते हैं और फिर उसको ओके अनलॉक कर देते हैं, जो भी सिस्टम होता है। अगर इसी तरह किसी के सिग्नेचर भी इतनी ही महारत से कॉपी करके चेक के ऊपर लिख दिए जाए और बैंक पेमेंट कर दे, याद रखें बैंक फिर उस सूरत में भी लायबल, बैंक रीजनेबली ड्यू डिलीजेंस करता है, यानी रीजनेबल इन्वेस्टिगेशन करता है, एक्सपर्ट लेवल पे नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि बैंकर्स की ट्रेनिंग की होती है, दो चीजों की उन्हें खास तौर पे ट्रेनिंग होती है जो आम बंदों को ट्रेनिंग नहीं होती, एक जाली नोट पहचानने की और एक सिग्नेचर मैच करने की, क्योंकि उनका काम इस तरह का है। ठीक है, ये आम लोग हम शायद ना पहचान सके, लेकिन वो पहचान लेते हैं। वो बात ऐसा पहचानते हैं, एक दफा तो मेरे ही सिग्नेचर थे, उसने कहा मैंने पेमेंट नहीं करनी, और मैं खुद चला गया, उसने कहा अभी भी नहीं करनी पेमेंट, मेरे सामने करें। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है, टेंशन में बंदे से फिर परेशान हो गए और गलत हो जाता, मेरे से अपने साथ से नहीं हो रहे थे, मैंने कहा अंगूठा लगा दूं, कहता नहीं अंगूठे का स्पेस में सिग्नेचर ही नहीं है। लेकिन बहरहाल तो वो लोग एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन अगर महारत के साथ अल्टरेशन कर दी जाए चेक में और बैंक उसकी पेमेंट कर दे, बैंक लायबल नहीं होगा। यही हमें बता रहा है, पहले बता दिया कि बैंक को प्रोटेक्शन होगी, बैंक लायबल नहीं है अगर किसको पेमेंट हो जाए, डिफेक्टिव टाइटल वाले को, इन 3 केसेस में, ये हमने पढ़ लिए। अब आगे क्या कह रहा है, बैंक विल आल्सो नॉट, बैंक कह रहा है बैंक इन 2 केसेस में भी लायबल नहीं होगा। कब? जरा सुनकर मुझे बताइएगा, समझ आएगा नहीं। अगर अकाउंट पे ही चेक हो, उसकी अल्टरेशन हो, लेकिन डज नॉट अपीयर टू बी अल्टर्ड, डज नॉट अपीयर टू बी अल्टर्ड, यानी बड़ी महारत से अल्टरेशन, क्या बैंक लायबल होगा? बैंक क्रेडिट कस्टमर अकाउंट्स प्रोविजनली, बैंक ने कस्टमर का अकाउंट प्रोविजनली क्रेडिट किया, क्या इस सूरत में बैंक होल्डर इन ड्यू कोर्स बन गया? नहीं, क्योंकि उसने प्रोविजनली एंट्री किया, बैंक ओनर नहीं बना चेक का। ठीक है, अभी भी क्या अब बैंक के केस फाइल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन बैंक, इसका यह मतलब नहीं है कि बैंक कभी भी लायबल नहीं होगा। हमने ऊपर कह दिया बैंक लायबल नहीं है, यहां भी कह दिया बैंक लायबल नहीं है, तो कैसे ये मतलब बैंक कभी भी लायबल नहीं है? नहीं नहीं, कुछ केसेस में लायबल भी है। किन केसेस में लायबल है? एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सिग्नेचर ऑफ ड्रॉर इज फॉर्ज्ड, ड्रॉर के सिग्नेचर जाली हैं, बैंक लायबल है। लेकिन अगर इंडोर्सर के सिग्नेचर जाली हैं, फिर बैंक लायबल, फिर बैंक को प्रोटेक्शन है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। दूसरी एग्जांपल, क्रॉस चेक इज पेड ओवर काउंटर, क्रॉस चेक था, उसकी पेमेंट काउंटर पे कर दी उसने। भाई क्यों काउंटर पे पेमेंट कर दी? क्रॉस चेक का तो मकसद यही था कि अकाउंट में पेमेंट हो, काउंटर पे ना हो, अकाउंट में पेमेंट हो। क्रॉस चेक की पेमेंट अकाउंट में होती है, काउंटर पे नहीं होती। अगर बैंक काउंटर पे कर दे, लायबल है। अकाउंट पे ही चेक इज क्रेडिटेड इनटू एनी अदर कस्टमर, अकाउंट पे ही चेक इज क्रेडिटेड इनटू, अकाउंट पे ही का मतलब क्या होता है? जिसका नाम लिखा है, उसी बिलाल का नाम लिखा है, उसी के अकाउंट में डालो, सही के अकाउंट में डाला तो फिर मसला है, बैंक लायबल होगा। लेकिन इसको इसके साथ मिलाएं, ये दोनों एक ही एग्जांपल के 2 रुख हैं। अकाउंट पे ही, अगर सादा अकाउंट पे ही चेक है ना और उसकी पेमेंट किसी और को कर दी तो बैंक लायबल है। लेकिन अगर अकाउंट पे ही चेक की अल्टरेशन इतनी महारत से की कि पता नहीं चल रहा और फिर उसकी पेमेंट किसी और को कर दी, तो फिर बैंक लायबल। ये एक एग्जांपल है, आपके दोनों कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे कि किस केस में बैंक लायबल है, किस केस में बैंक लायबल। कुछ समझ आया? 3 एग्जांपल्स हमारी प्रोटेक्शन की बेसिक, किन केसेस में बैंक को प्रोटेक्शन है। फिर हमने 2 फर्दर एग्जांपल बताई जब बैंक लायबल, और 3 एग्जांपल जब बैंक लायबल होता है। एग्जांपल देखिए, क्लियर होगी। मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में ये पूछेगा पहले वाला हिस्सा, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक सिचुएशन उठा के उसकी केस स्टडी बनाएगा। ये दोनों पॉइंट्स आपने इंडिविजुअली समझ लें तो भी काफी है, लेकिन इन तीनों पॉइंट का इकट्ठा रटा लगाना पड़ेगा आपको। कुछ समझ आई? बैंक कब लायबल नहीं है। आगे चलते हैं, ये आसान है काम। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी, इसका मतलब समझ लें, कंसेप्ट आसान है, बस इसकी हेडिंग समझनी मुश्किल है। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी, बैंकर के पास क्या अथॉरिटी होती है कि हमारा चेक आए उसकी पेमेंट कर दे। बैंकर के पास क्या अथॉरिटी होती है? हमारा चेक उसके पास जब आए उसकी पेमेंट कर दे। रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी का मतलब क्या है कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जब हमारा चेक बैंक के पास आएगा और पेमेंट नहीं करेगा, उसे पेमेंट नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी सिचुएशन है
जिसमें हमारा चेक बैंक के पास जाए और वो पेमेंट, रेवोकेशन का मतलब है, रेवोकेशन मींस कैंसिलेशन, ये हमने कभी पहले लफ्ज पढ़ा हुआ है। रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन, ठीक है। ऑफर रेवोकेशन, शाबाश, पहले चैप्टर में ही पढ़ा था। कैंसिलेशन ऑफ बैंक अथॉरिटी, यानी वो कौन सी केसेस हैं जब बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है हमारे चेक को पे करने की, यानी अगर हमारा चेक आए तो बैंक को पेमेंट नहीं करनी। ये हेडिंग समझ आ गई? रेवोकेशन ऑफ बैंकर्स अथॉरिटी कब? काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट, जब हम बैंक को फोन करके कहें भैया हमारा चेक आए तो इसकी पेमेंट ना करना, ये गुम हो गया, हमारा चेक गुम हो गया है, इसकी पेमेंट ना करना, तो बैंक को पेमेंट करनी चाहिए। अच्छा, यहां पे एक चीज मुझे बताइए, अगर कोई आपसे एमसीक्यू में पूछे कि बैंक को चेक की पेमेंट कब रोकनी चाहिए, दो ऑप्शंस, पहली ऑप्शन जब आपका चेक गुम हो जाए, दूसरी ऑप्शन जब आप उसको इतला दे कि मेरा चेक गुम हो गया। इसका मतलब है बैंक एक्चुअल इवेंट पे काम नहीं करेगा, नोटिस होने पे काम करेगा। बैंक को इतला दी तो फिर वो चेक की पेमेंट रोकेगा, वरना नहीं। तो ये काउंटरमेंट ऑफ पेमेंट यानी स्टॉपेज ऑफ पेमेंट ऑफ चेक। नोटिस ऑफ कस्टमर्स डेथ, कस्टमर अकाउंट होल्डर, फर्ज कीजिए कि एक बंदे ने चेक इश्यू किया 1 तारीख को, 10 तारीख को उसकी हो गई डेथ, और डेथ सबको पता चल गई, बैंक को भी पता चल गई 10 तारीख को। चेक प्रेजेंट हुआ 12 को, बैंक चेक की पेमेंट करेगा कि नहीं? बैंक चेक की पेमेंट नहीं करेगा। कस्टमर की डेथ के बाद चेक की पेमेंट नहीं होगी, चाहे जब मर्जी इशू किया हो, चाहे जब मर्जी इशू किया हो। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी लंबी करे, क्योंकि आपने एक चेक दिया हुआ है मुझे। तो जब याद रखे, जब बैंक को पता, नोटिस मिल गया, एक्चुअल चेक कब इशू हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल चेक कब इशू हुआ इससे बैंक को जब पता चल गया कस्टमर की डेथ होगी, वो उसका अकाउंट क्लोज कर देता है। कोर्ट के ऑर्डर होते हैं कि उसके बाद आपने उसके वाली वारसान में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है जब डेथ होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, चेक इशू किया 1 तारीख को, कस्टमर की डेथ हुई 10 तारीख को, बैंक को भी नहीं पता, 12 तारीख को चेक प्रेजेंट होने के लिए आ गया, पेमेंट होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो याद रखें, यहां पे आप नोट कीजिए, यहां पे उसने कस्टमर डेथ नहीं लिखा हुआ, नोटिस, यानी जिस दिन बैंक को पता चलेगा उस दिन, और आगे चाहे लिख लें इररिस्पेक्टिव ऑफ इशुएंस डेट ऑफ चेक, क्योंकि जिसके पास चेक हो तो वो आके यही शोर मचाता है कि सर जी उसने तो अपनी जिंदगी में चेक इशू कर दिया था तो इसकी तो पेमेंट करते हैं। बैंक कहता है नहीं नहीं, जिस वक्त मुझे नोटिस ऑफ डेथ मिल गया मैंने इसका अकाउंट क्लोज कर दिया, अब मजीद कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई कानूनी कार्रवाई करनी है कोर्ट में जाए। इसी तरह नोटिस ऑफ कस्टमर इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी में भी सेम रूल है जो डेथ वाला, जिस दिन कस्टमर इंसॉल्वेंट हुआ और बैंक को पता चल गया, जिस दिन बैंक को पता चल गया उसके बाद अकाउंट क्लोज, कोई चेक की पेमेंट नहीं होगी, चाहे चेक पहले क्यों ना इशू किए गए हो। और लास्ट कंसेप्ट आज का, पहले बताइए यहां तक समझ आ गया? इफ चेक इज स्पेशली क्रॉस टू मोर देन 1 बैंकर्स, इसमें क्या कोई गलती है? यानी वो ये कह रहा है कि अगर एक चेक, स्पेशल क्रॉसिंग हो सकती है ना, अगर एक चेक की 2 दफा स्पेशल क्रॉसिंग हुई हो, अगर एक चेक 2 बैंकर्स को स्पेशल क्रॉसिंग हुई हो तो उसकी पेमेंट नहीं होगी, वो डिसऑनर हो जाएगा। बताइए बात ठीक है? हाँ, कल तो हमने पढ़ा था एजेंट फॉर कलेक्शन, लेकिन याद रखे वो स्पेशल क्रॉसिंग अगेन थी, लेकिन किसको? किसी दूसरे बैंकर को नहीं, बल्कि दूसरे एजेंट को, फॉर कलेक्शन, किसी दूसरे बैंक को नहीं हुई थी। क्या लिखा हुआ था? जहां कहीं हमने ये लिखा हुआ ना कि स्पेशल क्रॉसिंग अगेन हो सकती है, वहां पे लाजमी तौर पे एक और बात लिखी हुई है, लाजमी तौर पे, कि किसको हो सकती है? एजेंट को फॉर कलेक्शन के लिए, दूसरे बैंकर को नहीं हो सकते। मैं कुछ समझ आए? वो मिला के सुन लें। चेक गया मिजान बैंक के पास, बैंक ऑफ पंजाब के पास मैंने भेजा, बैंक ऑफ पंजाब क्लियरिंग गया शाम को स्टेट बैंक के पास, उधर खतरा है कि चेक गुम हो गया, कोई दूसरा बैंक अपने अकाउंट में ना डलवा ले, इसलिए मिजान बैंक ने क्या किया, अपना, सॉरी बैंक ऑफ पंजाब ने क्या किया, अपना नाम लिख दिया। यह है स्पेशल क्रॉसिंग, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ओके, मिजान बैंक लिख दिया, सॉरी बैंक ऑफ पंजाब लिख दिया। क्या अब इसके साथ ही बैंक ऑफ पंजाब अगर ये चेक क्लियरिंग के बजाय डायरेक्ट यूबीएल को देना चाहे और उसके ऊपर अब यूबीएल लिख दे, क्या ये चेक वैलिड है? क्योंकि क्या हो गया, डबल क्रॉस। अब ये चेक जब स्टेट बैंक के पास जाएगा कहेगा भाई किसको देना है, यूबीएल को देना है कि बैंक ऑफ पंजाब को देना है?
दोनों की स्पेशल क्रॉसिंग होगी ना, स्टेट बैंक कंफ्यूज हो जाएगा, यूबीएल को दूं कि बैंक ऑफ पंजाब को दूं, यूबीएल को पैसे दूं, बैंक ऑफ पंजाब को दूं, यूबीएल को दूं, बैंक ऑफ पंजाब, फर्स्ट सेकंड का रूल नहीं लगेगा, वो कहेगा मैं किसी को भी नहीं देता, यही कह रहा है। लेकिन अब इस सूरत में अगर बैंक ऑफ पंजाब वाला खुद नहीं जा सकता तो वो क्या करे, वो किसी एजेंट फॉर कलेक्ट, किसी दूसरे बैंकर के नाम पे नहीं, अपने किसी एजेंट के नाम पे स्पेशल कर सकता है कि भाईजान ये बंदा आ रहा है, ठीक है, ये बंदा आ रहा है, कोई एजेंट होगा उसका। हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाले बंदे से कहता है, उसके स्टैंडर्ड चार्टर्ड को नहीं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड वाला जो बंदा जा रहा है उसको अपना एजेंट बना रहा है कि भाई तुम अपने चेक लेके जा रहे हो, मेरा भी चेक ले जाओ, उधर जाके मेरे अकाउंट में क्रेडिट करवा देना। एजेंट को इंडिविजुअल समझे, एजेंट को दूसरा बैंक ना समझे, एजेंट को इंडिविजुअल समझे, एजेंट को दूसरा बैंक ना समझे। एजेंट वाला टॉपिक पढ़ा हुआ ना हमने, उसमें एजेंट इंडिविजुअल ही होता था ना। क्लियर हो गया जी? अब जरा जी, ये गर्मी आज ऐसी तो चला, सर्दी लग चले जी। अब तो क्लास खत्म होने वाली है, आपने पहले याद ही नहीं करवाया जी। बैंक हमें भी एज एजेंट भेज सकता है, लेकिन भेजेगा नहीं कभी, वो जाहिर है उनके पैसों का मामला हैं, वो भेज सकता है, भेज सकता है जी। इंसॉल्वेंसी का क्या पूछ रहे हैं? अगर कोई पर्सन किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, दोनों का रूल 100% सेम है कि जब बैंक को पता चलेगा कि मेरे अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है या इंसॉल्वेंट हो गया है, वो उसका अकाउंट क्लोज कर देगा, उसके बाद कोई भी पेमेंट उसके अकाउंट से नहीं होगी। और अगर बैंक उसके बाद कोई पेमेंट कर देता है तो बैंक लायबल होगा, ठीक है। लेकिन याद रखें, ये एक्चुअल डेथ या एक्चुअल इंसॉल्वेंसी की डेट नहीं, नोटिस की डेट होगी, नोटिस की डेट होगी जी। कुछ क्लियर हुई बात? चलिए, पेमेंट टू होल्डर विद डिफेक्टिव टाइटल क्लियर। पेइंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक की 3 कंडीशंस, जब उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। और फिर फर्दर हमने एग्जांपल्स पढ़ी कि किन केसेस में वो लायबल नहीं है और किन केसेस में लायबल है। ये खास तौर पे ये वाली जो एग्जांपल नीचे वाली, इनको एक एक एग्जांपल को लैदा करके आपने समझना है। ये केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है, ये नॉर्मली केस स्टडी में नहीं टेस्ट करता, रिप्रोडक्शन का सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए किन केसेस में प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी जी। कस्टमर ईमेल कर देता है। देखिए, वो बैंक का अपना सिस्टम होता है कि आपने अगर नोटिस देना है हमें तो किस तरीके से नोटिस देना है। अगर बैंक अलाउ करता है आपको कि ईमेल के जरिए से नोटिफाई कर सकते हैं तो करते हैं, वरना नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है ना, वो या तो आप डायरेक्ट अपनी ब्रांच मैनेजर को कहते हैं जिस बैंक में अकाउंट, या उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं। नहीं, वो बैंक का सिस्टम होगा ना। अगर देखें नोटिस उसको दे दिया गया, जैसे फर्स्ट किसी ने कहा सर उसको मैसेज भेजा था, उसको ईमेल भेजी थी, उसको लेटर भेजा था, लेकिन उसके हमने भेज दिया, उसके पढ़ने से पहले उसने पेमेंट कर दी, बैंक लायबल है कि नहीं? बैंक का नोटिस ऑपरेट कब होता है? जब दूसरे बंदे के नॉलेज में है। ऑफर वाला रूल याद है आपको? जब तक कम्युनिकेट ही नहीं होगी, सेंड होने पे ऑफर कम्युनिकेट हो जाती है कि जब तक उस बंदे के नॉलेज में नहीं आती, नॉलेज में नहीं आती। तो अगर हमने ईमेल के जरिए बैंक को कह दिया कि भाई हमारे चेक की पेमेंट ना करना, लेकिन अभी उसने ईमेल पढ़ी नहीं और पेमेंट कर दी, तो याद रखिए वो पेमेंट वैलिड है, क्योंकि बैंक को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, अभी उसको नोटिस ही नहीं मिला, अभी उसके नॉलेज में नहीं आई। अगर ईमेल, हाँ, ईमेल नहीं पढ़ी तो नेग्लिजेंस भी तो हो सकते हैं, वो आगे कंट्रोल्स होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। आप ईमेल में ना एक रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि जब अगली पार्टी रीड करे ना आपको इंटीमेशन मिल जाए, वो ऑप्शन होती है ईमेल में, हम उसको एनेबल कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा उसने पढ़ा कि नहीं। ऐसा ना वो पढ़ ले और बाद में पेमेंट भी कर दे, फिर कहे मैंने तो पढ़ा ही नहीं। इसके सारे तरीके प्रैक्टिस में मौजूद होते हैं कि किस तरीके से हमने इंश्योर कर सकते हैं कि बैंक को नोटिस मिल गया। क्लियर हो गया? चलिए, आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफी। आज जुम्मे, अच्छा, कल आपका लेक्चर जो है ना वो अपलोड नहीं, आपको पता है स्पोर्ट्स कल है आपका, हाँ, कल आपका लेक्चर अपलोड नहीं होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में याद रखें, आपकी होम असाइनमेंट सुन लें। होम असाइनमेंट में लिखना भूल गया, एमसीक्यूज। आपने नेक्स्ट आपकी होम असाइनमेंट जो है ना, इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज भी हैं और क्वेश्चंस भी हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस करने हैं और इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी, इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, टेस्ट तो कंप्लीट हो गया ना। रिमेनिंग चैप्टर क्या? पूरा चैप्टर, पूरा चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर। असल में कंसेप्ट्स इंटरलिंक्ड होते हैं तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है समटाइम। पूरा चैप्टर है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।